નમસ્કાર, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું કોંગ્રેસની કેમ તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જે ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓનું જે મતદાન થયું એને લઈને હવે કોંગ્રેસનું શું થશે કે ભાજપનું શું થશે એ તો સમય બતાવશે, પરંતુ અત્યારે પોંડિચેરીમાં જે પ્રમાણે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે ને એમાં સરકાર સંકટમાં આવી છે અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળી સરકાર પડી ભાંગી છે પુડુચેરીમાં, કારણ કે મુખ્યમંત્રી વી નારાયણ સ્વામી છે ફ્લોર ટેસ્ટ માટે કોંગ્રેસનું ભવિષ્ય નક્કી કરવા માટે એક વિશેષ સત્ર બોલાવવામાં આવ્યું હતું અને સોમવારે આ એક દિવસીય વિશેષ સત્રમાં જે મુખ્યમંત્રી છે વી નારાયણ સ્વામી પોતાની બહુમતી સાબિત ન કરી શક્યા અને આખરે સરકાર પડી ભાગી છે. મુખ્યમંત્રીએ આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે કેન્દ્ર સરકાર અને વિપક્ષે સાથે મળીને આ એક કારસો રચ્યો હતો અને સરકાર જે ગિરાઈ દેવાનો એટલે કે પાડી દેવાનો એક કારસો રચ્યો હતો. આ સિવાય એક વાત એ પણ થાય છે કે એક પછી એક રાજ્યોમાં કોંગ્રેસની જે દશા થાય છે એ ક્યાંક ચિંતાજનક છે. રાહુલ ગાંધીએ પુડુચેરીની 2 દિવસીય મુલાકાત લીધી. આ મુલાકાત વખતે એમ હતું કે આ પુડુચેરી એમાં જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એમાંથી બહાર આવશે, પરંતુ રાહુલ ગાંધી પણ તેમને બચાવી ન શક્યા અને એવું કહી શકાય કે છેલ્લા 11 મહિનામાં મધ્યપ્રદેશ બાદ કોંગ્રેસના હાથમાંથી આ બીજું રાજ્ય ગયું છે. ત્યારે બીજી વસ્તુ એ છે કે હવે કોંગ્રેસ 2014ની જે લોકસભાની ચૂંટણી હતી ત્યારબાદ જે લગાતાર ભાજપ સાથે એની જે રાજકીય લડાઈ રહી છે એમાં પંજાબ, રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડને છોડીને આખા દેશમાં આ પાર્ટી હવે ક્યાંય રહી નથી, ખોવાઈ નથી. એટલે નેતૃત્વને લઈને પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. સંગઠન મજબૂત નથી કે કેમ, આ પણ એક સવાલ છે અને ઘણા બધા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, કારણ કે કમજોર સંગઠન છે, સમર્પિત કાર્યકરોની ક્યાંક કમી છે કે શું છે. એક તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટી મજબૂત થતી જાય છે. તમે જુઓ પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ખાસ જે મમતા બેનર્જી એટલે કે ટીએમસી આ બંને સામસામે ટકરાશે એવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી. ત્યારે કોંગ્રેસની શું દશા અને દિશા છે ચર્ચા કરવી છે અને ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે દિલ્હીથી જોડાયા છે વરિષ્ઠ પત્રકાર આલોક મહેતા જોડાયા છે. आलोक जी, स्वागत है आपका. आलोक जी, सवाल ये होता है कि पौंडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है. हालांकि एक दिन का जो सत्र बुलाया था उसमें सरकार को बहुमत साबित करना था, सरकार विफल रही है. सवाल यह है कि वोटिंग करने से पहले ही कांग्रेस और जो डीएमके के विधायक है सदन से वॉकआउट कर गए, सरकार गिर गई. क्या टिप्पणी और क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार गिर गई, चुनौती कौन सी रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए भाई, जिस तरह का हुआ है, जब जहाज डूब रहा होता है, यहाँ तो बड़ा जहाज, कांग्रेस का जहाज कहाँ कहाँ डूबता हुआ दिखने लगे, तो उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो पानी में कूदेंगे, किनारे पर जाएंगे, कोई छोटी बोट मिलेगी उसमें बैठ जाएंगे. साहब, हमारे गुजराती में तो ऐसा कहते हैं कि चूहे पहले निकल जाते हैं जहां डूबता है तो. जी, लेकिन ये नहीं, हम तो चूहे नहीं, हम तो सबको बहुत बहादुर मानते हैं. एमएलए रहे, नॉमिनेटेड रहे, कई इस तरह के, और नारायण स्वामी भी पुराने केंद्र में मंत्री थे. इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि, और राहुल गांधी अभी पिछले हफ्ते गए होकर आए हैं, ये भी नहीं है. और तीसरी बात भाई, आप ये सोचिए, गुजरात कह लीजिए, मध्य प्रदेश कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, वहां तो आप कह सकते हैं कि भाजपा को सत्ता मिल जाएगी. यहाँ तो चुनाव होने वाले हैं और उसमें भी वहां डीएमके और जो पार्टी लोकल है वही लोगों का. वहां बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कल जाके शपथ ग्रहण का दावा कर सकती है जैसे महाराष्ट्र में किया. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आरोप लगाना बड़ा थोड़ा हास्यास्पद मुझे लगता है, जब हम अपना घर न संभाल सके, अपनी बोट न संभाल सके. मैंने इसलिए कहा कि छोटी सी बोट है पांडिचेरी, मैंने जो है कोई ऐसा स्टेट हो ना, भाई 200 लोगों में से कोई बिगड़ गया, कहीं चला गया, या 15 आदमी को संभालना, इतने बड़े नेता. और नारायण स्वामी केंद्र में उनके संसदीय कार्य मंत्री भी रहे थे, राज्य मंत्री रहे. ऐसी स्थिति में अब वो भी बेचारे क्या करते, जब राहुल गांधी पे कोई भरोसा नहीं करने को तैयार है, सोनिया जी कुछ इंटरव्यू नहीं करती, तमिलनाडु से कोई दिल्ली आता है तो कोई उनसे मिलने को तैयार नहीं होता. ऐसा मैंने, देखिए मैं 50 वर्षों से हूँ, 71 से, और पत्रकारिता में हूँ, एजेंसी में, अखबारों में. मैंने ऐसा नेतृत्व तो कांग्रेस का नहीं देखा, बीजेपी का भी देखा कि यदि पार्टी का कोई सेक्रेटरी भी आए हो, जनरल सेक्रेटरी न भी हो, वो तमिलनाडु का हो चाहे केरल का हो, एक हफ्ते बैठा रहे, उससे कोई मिले ही नहीं. हाईकमांड में कोई कहे कि साहब 10 मिनट दर्शन तो करा दीजिए. मैं आज की नहीं, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ. तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कारण है. और ये सही है कि ये देखिए, एक इमेज जरूर बीजेपी की, चूंकि कई जगह ऐसी स्थिति आती है, केंद्र में उनकी सरकार है, थोड़ा प्रभाव तो देखिए उनको लेकर के यदि कोई वो हो जाता है प्रभावित,
और वो चला जाता है तो कई बार टिप्पणी तो आती है। हम और आप गुजरात में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं गुजरात के चैनल को अभी फोन आया होगा और इसलिए बात कर रहे हैं, जबकि हमने तो आपसे हमारी बात हुई, हमारे पास तो कोई पीएमओ से या कहीं किसी बीजेपी का कोई फोन नहीं आया, ना आपके पास आया होगा। तो जी मेरा ऐसा मानना है कि ये धारणा सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश होती है। मेरा तो मानना है कि जितने अनुभवी कांग्रेस के नेता यदि पुराने लोगों में सुना जाता तो कहते भाई भंग कर देते हैं, दो में वैसे ही तो बातचीत मेरे पास चुनाव है, आप भंग कर देते अपनी तरफ से और कहते कि ठीक है आइए चुनाव के मैदान में लड़ लेंगे। लेकिन आप चूंकि ताकत नहीं, आपको खाली गाली देना है कि भाई देखो हम नहीं संभाल सके, दूसरा हमको छेद कर रहा है, दूसरा हम पर हमला कर रहा है, दूसरा किरण बेदी जी, अभी तो हम वैसे आगे चर्चा करेंगे, आपके और सहयोगी जुड़ने वाले हैं साथी विश्लेषक। लेकिन ये बताइए ना, उनके किरण साथ भी बेदी चर्चा करेंगे, परंतु सवाल यह है कि सरकार गिरने के बाद अब 2019 में भी कर्नाटक में भी सरकार गंवा दी थी कांग्रेस ने। अब जो साउथ के स्टेट है उसमें ये दूसरा राज्य गंवा दिया। सवाल ये हो रहा है कि साउथ कांग्रेस के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है कि मजबूत है साउथ में कांग्रेस, भाजपा नहीं बैठ सकेगी उसमें। सभी राज्यों में से अब सत्ता से बाहर हो चुकी है कांग्रेस, तो साउथ में कांग्रेस का भविष्य आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे लगता है, और आपने ठीक बात उठाई, क्योंकि मैंने अभी जैसा जिक्र किया था 77 में जब सब जगह सफाया हो गया था, उसके बाद दक्षिण में उनको फिर भी ऐसी स्थिति थी कि दक्षिण में कांग्रेस का प्रभाव था। तो आज के नहीं कामराज रहे और बड़े बड़े नेता दक्षिण के रहे, एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे कामराज, उनकी योजना से इंदिरा गांधी और नेहरू के समय से उनको माना जाता था साउथ के लोग। इसलिए ये नहीं है, लोग ये भ्रम पैदा करते हैं कि साहब आज गुजरात का या आज उत्तर भारतीयों का प्रभुत्व है, लेकिन दक्षिण की राजनीति का, नरसिंह राव भी तो साउथ से आए थे, तो साउथ में जो प्रभाव था कांग्रेस का धीरे 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 नरसिंह राव जी के बाद से पतन होता गया है। और आज की स्थिति आपने बिल्कुल ठीक कहा, केरल में अभी भी कहाँ, केरल में तो उनकी सरकार नहीं है, लेफ्ट पार्टी की सरकार है, कोशिश कर रहे हैं। अब शशि थरूर जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या वो कोई विकल्प के रूप में? अभी बीजेपी के लिए कौन आके खड़े हो रहे हैं? मतलब जो बिल्कुल मेट्रो बनाने वाले, और उनको वो मैदान में उनको आना पड़ रहा है, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। आप ही बताइए, जो प्रोफेशनल रहे जीवन भर, 80 से ऊपर 88 उनकी उम्र है, पांडिचेरी में नहीं उनका प्रभाव, तमिलनाडु में भी कांग्रेस का क्या, चिदम्बरम साहब तो इतने फंसे हुए हैं, मतलब ठीक है वो उनका बेटा कोई चुनाव जीते, इसके अलावा कांग्रेस का तमिलनाडु में, जैसा मैंने कहा, वहां तो अध्यक्ष होते थे, वहां के मंत्री होते रहे, सुब्रमण्यम वहां के नेता थे, मतलब बड़े बड़े दिग्गज नेता मैंने साउथ के देखे, और उसके बाद भी तमिलनाडु के भी। लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि कांग्रेस उत्तर भारत में तो साफ हुई, दक्षिण में भी जो रहा सहा उसका है, ये ठीक है, जहां दो ही पार्टी होती है, कहीं कहीं आज भी उस राजस्थान में उसका थोड़ा प्रभाव है या पंजाब में है, लेकिन वो इसलिए है कि विकल्प के रूप में दूसरी ताकत यदि बहुत ज्यादा नहीं बना पाए या कोई असफलता रही दूसरी पार्टी की, अन्यथा कांग्रेस का जहाज काफी हद तक कमजोर ही नहीं हुआ है, बिल्कुल डूबने की स्थिति में। देखिए इतनी, जब अपोजिशन में आपको लोकसभा में वो नेता पद भी न मिल सके, ऐसी कमजोर 77 में नहीं थी, बुरे से बुरे दिनों में नहीं थी। इसलिए मुझे लग रहा है कि और भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, आने वाले समय में भी लगता नहीं है। पूर्वोत्तर में वहां पर कांग्रेस साफ हो गई है लगभग, ऐसी स्थिति यहाँ पर है, साफ हो गई मतलब कुछ लोग रहे, बल्कि एक लाइन जोड़ूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सुन लीजिए, कहीं भी उन्होंने कहा भी होगा, कहा भी था पहले भी कि भाई, या और पार्टी के नेता कहते भाई अच्छा मजबूत प्रतिपक्ष कोई हो, बने बड़ी पार्टी हो, मजबूत का मतलब ऐसी पार्टी हो जिसको हम कोई संवाद डायलॉग, गुलाम नबी आजाद की कितनी तारीफ उन्होंने अभी हाल में की, पर कोई ऐसा नेता हो 2014 जिनसे हम संवाद कर सके समस्याओं आलोक जी, पर। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद जो सत्ता की लड़ाई हुई है, कांग्रेस भाजपा के साथ जो सत्ता की लड़ाई लड़ रही है उसमें लगातार पिछड़ती जा रही है। हालांकि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में है कांग्रेस, नहीं ऐसा नहीं, पर इनको छोड़कर आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो पार्टी सत्ता से बाहर है। कितनी उम्मीदें लगाई जा रही है आने वाले दिनों में कि कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? हालांकि नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए अभी ये हम भविष्यवाणी तो नहीं करते, कोशिश वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे प्रियंका गांधी ने अभी 15 दिन से बहुत तेजी से अपना जाना कोशिश कर दिया है, तो वो उठने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में जैसे वो भी एक तरह, देखिए शिवसेना के मतलब अंडर में बैठ के कांग्रेस काम कर रही है, कभी हमने सोचा नहीं था, मतलब कोई कल्पना सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी फिलहाल कोई भविष्य दिख रहा है ऐसा नहीं है,
ये ठीक है कि एक अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी लोग और आपने जो 4 राज्यों के नाम लिए, चाहे छत्तीसगढ़ कहें, पंजाब कहें, वहां के क्षेत्रीय नेताओं के बल पर तो कांग्रेस जिंदा रही है। माफ कीजिएगा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का बैनर, और चाहे वो बघेल हो, चाहे कैप्टन अमरेंद्र सिंह हो, राजस्थान में अशोक गहलोत यूथ कांग्रेस के जमाने से हमने उनको देखा, महाराष्ट्र में भी यदि थोड़े बहुत जो लोग हैं कांग्रेस के, वो शरद पवार भी एक तरह से कांग्रेस में ही रहे थे, वो तो उनको ही धक्का देकर इन्होंने बाहर भेज दिया और वो खुद भी चले गए, जो स्थितियां खराब थी। तो मजबूरी में क्षेत्रीय नेता ये, जबकि वो चाहते नहीं है। सचिन पायलट को आज तक कोई सही स्थान अभी भी नहीं दिया, वो तो बेचारे वो भी जा ही रहे थे। लेकिन हुआ क्या है कि आप किसी ताकतवर नेता को अपनी पार्टी में, चाहे वो कितना ही अच्छा बोलता हो, काम करता हो, उसके पिता काम करते रहे, लेकिन उनको जगह नहीं देते हैं। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य, इसलिए वो उन राज्यों में भी नाम के लिए क्षेत्रीय नेताओं के बल पर है। अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बल पर है, राहुल गांधी के बल पर, या और जो नेता हैं चिदम्बरम, इन लोगों के बल पर नहीं है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार। या कैप्टन ने तो कह दिया था, राहुल जी इधर मत आइए, हम अपने आप जिता लेंगे। उसके बल पर उन्होंने अभी हाल में नगर पालिकाओं, उसके स्थानीय चुनाव में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, मनस्वी थापर हमारे साथ जुड़े हैं, हालांकि वो भी वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक है। मनस्वी जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मनस्वी जी, सवाल यह है कि पांडिचेरी में सरकार गिर गई है, बहुमत साबित नहीं कर पाई, विफल हो गए वी नारायण स्वामी। कर्नाटक को गवाया था 2019 में, अब ये पांडिचेरी भी गवा दिया है। सवाल यह है कि मजबूत माना जाता है कांग्रेस को साउथ के स्टेट में, सभी राज्यों में सत्ता से बाहर है कांग्रेस। क्या भविष्य दिख रहा है मनस्वी जी आपको? देखिए, कांग्रेस के भविष्य की हम लोग तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकते हैं। तो कांग्रेस की पार्टी की इच्छा है कि अगर उनको राजनीति में रहना है तो उनको राजनीति को समझना पड़ेगा। और दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे पुरानी पार्टी है, और जिस तरीके से इस पार्टी का ये हाल हो रहा है, देख के दुख होता है कि ये पार्टी जिसमें महान महान नेता रह चुके हैं एक समय में, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ से रहे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण ने अपना करियर यहाँ से शुरू किया है। बहुत बड़े बड़े नेता इस पार्टी में रहे हुए हैं, और इतने बड़े बड़े नेताओं को स्टैंड दिया है, मौका दिया है। उसके बाद आज इतने बड़े इतिहास के बाद पार्टी का ये हाल हो रहा है कि वो डबल डिजिट में भी उनके पास स्टेट्स नहीं है जी, और डबल डिजिट में पार्लियामेंट के उनके नंबर हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस पार्टी ने खुद संविधान बनाया हो, जिस पार्टी ने खुद सारी सरकारें हर स्टेट्स में बनाई हो, जिस पार्टी ने खुद इतने साल लोकसभा और राज्यसभा में काम किया हो, और उसका ये हाल हो, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को ही आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पर दूसरा सवाल ये है, इतने सालों में इतनी बार आत्मचिंतन उन्होंने किया क्यों नहीं है? आप जब पहली हार लेते हो तभी आपको सीख लेनी चाहिए कि आप कहाँ जाओगे। आज आप हाल देखोगे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो स्टेट लेवल की रीजनल पार्टीज जिसको हम बोलते हैं, उनका टोटल बेस जो है वो कांग्रेस का है। चाहे वो टीएमसी की बात करें, एनसीपी की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस की बात करें, चाहे यूपी में एसपी बीएसपी की बात करें, ये जो मूल वोटर बैंक था ये तो कांग्रेस का था। और आज अपना ही चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली की बात करें, टोटल जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी का था वो कांग्रेस का था, और आज वो टोटल शिफ्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी पे। तो कहीं ना कहीं अब जो देश में स्थिति हमको दिखाई दे रही है वो है रीजनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस, जहां पे रीजनल मतलब जहां पे रीजनल लीडरशिप है, वर्सेस नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है। कांग्रेस जहां पे भी अब इलेक्शन लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो थर्ड या फोर्थ सिचुएशन पे आती जा रही है जहां पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है। मनस्वी जी, इसके पीछे का रीजन ये लग रहा है आपको कि पार्टी के अंदरूनी कलह एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे, असंतोष है, और तीसरा कमजोर संगठन, और चौथी बात कि समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी, हालांकि भाजपा में ये नहीं है। ये कारण आप मतलब गिन सकते कि ये जिम्मेदार है ये कारण सब? देखिए, इसमें क्या होता है कि बाहर से बैठे हुए हम उनके अंदर की बात कैसे बता सकें, पर बाहर से बैठे बैठे जो उनको उनके अंदर की बात समझ आती है वो ये लगाई देती है कि शायद उनकी इच्छा शक्ति कम है जीतने की। शायद उनकी जो उनको है कि भगवान भरोसे अगर कभी उनको वोट मिल जाए या सीटें मिल जाए तो ठीक है, पर जो लड़ने की इच्छा होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं,
हमारे गुजरात के अभी म्युनिसिपल इलेक्शन हो उसकी बात करो, या ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, छोटे इलेक्शन है उनकी बात करो, चाहे जम्मू कश्मीर के डीडीसी इलेक्शन हो उसकी बात करो, बिहार की बात करो, या फिर आप बंगाल की बात करो, तो इन सब में कांग्रेस कहीं नहीं दिखती है। आप बिहार की अगर बात करोगे, बिहार में जो महागठबंधन था उसके हार का कारण कांग्रेस था। अगर कांग्रेस को जितनी सीटों पे लड़े थे उसकी आधी सीटें भी लेते तो शायद कांग्रेस और आरजेडी की सरकार होती। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, ये तो शिवसेना और बीजेपी का अलायंस टूटा, नहीं तो कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है सरकार में। जी, तो साउथ में गढ़ माना जाता था ना, साउथ के सभी स्टेट कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे। एक के बाद अब हाथ में से जब सिरक रहे तो सत्ता से बाहर हो चुका है साउथ के राज्य में भी। नहीं, साउथ नहीं, पूरा देश ही उनका गढ़ था, अभी साउथ ही बचा था। अब वो धीरे हर जगह से खोते जा रहे हैं। पर मेरा जो सवाल है वो ये है कि इससे कोई खुशी की बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस खत्म हो रही है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये कांग्रेस के खत्म होते होते हमको एक तरीके से ये समझना पड़ेगा, विपक्ष खत्म हो रहा है। रीजनल कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो विपक्ष का जो जिम्मेदारी होती है वो सही तरह निभा पाए। कांग्रेस की ये जिम्मेदारी थी अच्छा विपक्ष बनने की, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी अच्छी सरकारें चलाने की, क्योंकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है फेडरल स्ट्रक्चर पे, जहां पे एक यूनियन ऑफ इंडिया होता है जो सेंटर है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। और यहाँ पे अब एक तरफा काम होना शुरू हो चुका है, जहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वन वे मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जाएगा और ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस को अपने के साथ साथ देश की जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, उसकी बचाने की भी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। जी आलोक जी, सवाल यह है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव 5 स्टेट में होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी। सवाल यह है कि एक चुनौती नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो विधानसभा चुनाव जीतना 5 स्टेट में से, 5 राज्यों में से? हालांकि पश्चिम बंगाल में तो जो मेन मतलब लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। देखिए, 2 बात मैं कहूंगा। अभी जब मनसू जी जो कह रहे थे, इच्छा शक्ति नहीं, उनकी इच्छा सिर्फ सत्ता की है। सत्ता शक्ति से कांग्रेस जिंदा रहना चाहती है। सत्ता अपने आप टपक जाए, जैसे आप शेर भी यदि जंगल में जाएंगे तो शेर को भी बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, गुफा में रहेगा और कहेगा अपने आप शिकार आ जाएगा। लगभग ऐसी स्थिति, इसलिए आपने ठीक कहा। बंगाल में देखिए ना, जैसा मैंने कहा, वहां शिवसेना के साथ हाथ जोड़ के खड़े हैं, और बंगाल में किनके साथ? लेफ्ट पार्टी, जिनके साथ ये ठीक है, गठबंधन कभी था एक समय में जब इमरजेंसी या सोवियत संघ के साथ ज्यादा उनके रिश्ते थे कांग्रेस के। लेकिन इस समय मजबूरी में बंगाल में, जहां कम्युनिस्टों को लड़ने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पूरा जीवन दे दिए, उस पार्टी को आज उनको लेफ्ट पार्टी के नीचे बैठ करके उनके हाथ पैर जोड़ करके अपनी सीटें कहीं ला सके कोशिश करना पड़ रही है। तमिलनाडु में डीएमके, मैं फिर कहूंगा, नारायण स्वामी जी हमारे आपके सामने बैठ के, मतलब मैं तो गवाह हूं, जब वो कहते थे कि डीएमके के लोगों का भी राजीव गांधी हत्याकांड में हाथ रहा है, डीएमके से इतनी दुश्मनी थी। आज डीएमके के बल पर पांडिचेरी के 15 लोगों में 3 उनको चाहिए डीएमके से। तमिलनाडु में उनके बिना सरकार, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप आए, जेल चले गए डीएमके के नेता, ये उनको डीएमके के साथ ही उनको गठबंधन करना है तमिलनाडु में। केरल में कैसे करें, वो लेफ्ट से लड़ना है, कभी वहां पर बंगाल में साथ लेना है, केरल में उनसे लड़ना है। तो भगवान ऐसी, पंजाब में जरूर, और अभी मैं एक जरूर बल्कि से कहूंगा कि ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय दल आने का एक कुछ फायदे होते हैं उसके क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन इसके दूरगामी नुकसान ये है कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे छोटे दल यदि आते हैं जहां 3 आदमी है, 5 आदमी, तो वो ब्लैकमेल करते हैं। या बिहार में आप देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ, चारा कांड में आज तक वो जेल में है, चौटाला जेल में है हरियाणा में। तो ऐसे क्षेत्रीय दलों से केवल ये नुकसान नहीं है, जनता का अरबों रुपया ये लोग खा करके बैठ गए। आज भी सत्ता में क्यों शिवसेना और एनसीपी है? क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की फाइलें, ठीक है, हमारे यहाँ प्रक्रिया धीमी है, चाहे सीबीआई हो, चाहे अदालत में जजेस ही नहीं होते, इतने जजेस की कमी है, उस बहस में नहीं जाता। लेकिन आज आपने जो सवाल उठाया, ऐसे दल भी या ऐसे नेता सत्ता में नहीं होने चाहिए जो भ्रष्टाचार करें और जनता के लिए जो पैसा, जनता के लिए जिसके लिए स्वराज्य मिला, जिसके लिए लोकतंत्र मिला, उन सबको निराशा हो, उन्हें तकलीफ हो, अराजकता की तरफ ले जाए, ये एक दुर्भाग्य है। जी मनस्वी जी, सवाल ये है कि एक आरोप लगा है उन्होंने
वी नारायण स्वामी ने कि केंद्र सरकार और विपक्ष ने मिलकर मेरी सरकार गिराई है। हालांकि जो भी, आपको क्या लगता है, इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है जैसे आलोक जी बोल रहे हैं, या जो बता रहा है कि केंद्र सरकार और विपक्ष ने मेरी सरकार गिराई है? दूसरी बात, पांडिचेरी का भविष्य, राजकीय समीकरण क्या देख रहे हैं आप, मनस्वी जी? मेरा नेट थोड़ा वीक हो गया था, आप बताएंगे आपका सवाल वापस क्या था? सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी, उन्होंने बोला कि विपक्ष और केंद्र सरकार ने मिलकर मेरी सरकार गिराई है। हालांकि इस बात में कितना दम है, क्योंकि एक तरफ आलोक जी ने बोला कि इच्छा शक्ति का भी अभाव है कांग्रेस में, दूसरी बात यह कि पांडिचेरी का राजकीय समीकरण और कांग्रेस का भविष्य उस स्टेट में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी में बोले हैं, बिल्कुल सही बात है कि विपक्ष ने मिलकर और सेंटर ने मिलकर ही सरकार गिराई है। पर यही राजनीति में होता है। अगर आप बोलोगे कि राजनीति में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छी तरीके से होता है, तो बिल्कुल गलत आप बात कर रहे हो। तो उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, पर सवाल ये है, उनको ये पता नहीं था, वो चीफ मिनिस्टर ऐसे ही बन गए। सवाल यही है कि राजनीति में कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा हर बार हुआ है। 70 सालों के आजादी के बाद जब से लोकतंत्र हमारे देश का चालू हुआ है, सरकारें गिरती हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें ऐसे ही बनी हैं। और इसमें राजनीति में कुछ सही गलत नहीं होता। राजनीति इज लाइक लव एंड वॉर, और ये वॉर है। और आपको समझना चाहिए कि जो बीजेपी है, वो कोई छोटी से छोटे राज्य की बात करो या बड़े से बड़े उत्तर प्रदेश की बात करो, वो लड़ती उसी ताकत से, उसी तरीके से है। और आपको अगर बीजेपी को काउंटर करना है तो बीजेपी की तरीके से सोचना पड़ेगा। और ये पहली बार तो है नहीं कि आपके लोग रिजाइन करते हैं। आप गुजरात का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी इलेक्शन आता है राज्यसभा का, तो वहां पे कितने एमएलए एक साथ रिजाइन करते हैं, बस भर भर के लोग रिजाइन करते हैं। तो आप पहले जीतते हो, फिर आप अपने ही लोगों को संभाल नहीं पाते हो। तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। आपको अपने लोगों को, जो आपके खुद के लोग हैं, जिनको नेता आप बनाते हो, जो नेता आपके बैनर के नीचे बनते हैं, आपकी पार्टी के नीचे बनते हैं, फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं और इसका नुकसान पार्टी को भरना पड़ता है। तो आप ऐसे लोगों को नेता कैसे बना रहे हो? तो एक सवाल ये कांग्रेस के इंटरनल डेमोग्राफी का है, कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स का है कि कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस अपने नेताओं को, अपने एमएलए को, अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं संभाल पाती? और आपको अगर सीखना, ऐसा तो नहीं है देश में ऐसा ही चलता आ रहा है। आप बीजेपी से देखिए, बीजेपी में ये, अगर कांग्रेस के ऐसे 100 इंसिडेंट होते तो बीजेपी का ऐसा एक इंसिडेंट होगा कि आप देखेंगे एक नेता छोड़ के जाता है बीजेपी को। बीजेपी में सिर्फ एंट्री का रास्ता है, एग्जिट का दिखाया ही नहीं है बीजेपी ने। और वहां पे कांग्रेस में एंट्री भी है, एग्जिट भी है, और कोई डिसिप्लिन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी में, और जीतने की इच्छा उन्होंने खत्म कर दी है। तो ये सारी चीजों को समझते हुए कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है। क्योंकि अगर कांग्रेस इस तरीके से गिरता जाएगा, ना ही वो रीजनल किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ने दे रहे हैं, ना इसके कारण क्या होता है, क्योंकि लोग, एक कांग्रेस का जो वोटर बैंक है वो फिक्स्ड वोटर बैंक है। तो जब उनको लगता है कांग्रेस है और वो वोट वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो किसी और एक पार्टी को मौका मिला जाए जो कुछ करना चाहती हो। अगर कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो वो भी खुले मैदान में आके लड़ने की कोशिश करे। आप अपने एमएलए को क्यों नहीं संभाल सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। ઓકે, એટલે જે પ્રમાણે બંને મહાનુભાવોએ કહ્યું, મનસ્વીજીએ પણ જે પ્રમાણે કહ્યું કે રાજનીતિ છે લવ એન્ડ વોર, આ તો ચાલ્યા જ કરે, પરંતુ ક્યાંક એમણે કહ્યું કે જે ઇન્ટરનલ ડેમોક્રેસી છે, ઇન્ટરનલ લોકશાહી છે, એને લઈને પણ ક્યાંક ઇન્ટરનલ પોલિસી છે, એને લઈને પણ ક્યાંક સવાલો કોંગ્રેસ સામે ઉઠી રહ્યા છે. આલોકજીએ પણ કહ્યું કે વિપક્ષ ખતમ થઈ રહ્યો છે, મજબૂત થવાની જરૂર છે, અને ક્યાંક કમજોર સંગઠન અને સમર્પિત કાર્યકર્તાઓની જે કમી છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મજબૂત કાર્યકર્તાઓ છે, સંગઠન મજબૂત છે, અને એમાંથી જલ્દી કોંગ્રેસે ક્યાંક બહાર આવવાની જરૂર છે. તો કોંગ્રેસ આવનારી જે 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે, પશ્ચિમ બંગાળ, તામિલનાડુ, કેરળ, આસામ અને પોંડિચેરી, એમાં જો કોંગ્રેસને હજુ પણ ફાઇટ આપવી હશે ભાજપને, તો પોતાનું સંગઠન મજબૂત કરે. હાલાકી હમણાં જ એક એ પણ વાત આવી છે કે ફંડને લઈને પણ સવાલો ઉઠ્યા છે, અને ફંડ માટે રાજ્યોને એક સૂચના પણ આપવામાં આવી છે કે જલ્દીથી જલ્દી આ ફંડની વ્યવસ્થા કરે ને આ સંકટમાંથી બહાર આવે. તો જોવાનું રહેશે કે કોંગ્રેસનું ભવિષ્ય કયા પ્રકારનું રહેશે. અત્યારે ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ, અને आलोक मेहता और मनस्वी थापर दोनों उपस्थित रहे. आपका खूब खूब बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो दर्शक मित्रों, डे स्पेशल कार्यक्रम में आजनी चर्चा. फरी મળીશું નવી ચર્ચા સાથે. નમસ્કાર.